हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करना। और आपको यहाँ पे कोई भी रूल नहीं बताई जाएगी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, रूल नहीं बताई जाएगी क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है एक टेस्ट के तरीके से। तो यहाँ पे आपको टोटल 120 प्रश्न मिलने वाले हैं और जो ये 120 प्रश्न का जो पैटर्न है ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न को फॉलो किया गया है जो कि अब तक के परीक्षा में पूछे गए हैं EO, AO में और APFC में। तो लास्ट जो 2020-21 का एग्जामिनेशन था उसमें आप देखा था आपने कि पार्ट ए पार्ट बी करके जो दिया हुआ था, जिसमें कि पार्ट ए में टोटल 20 प्रश्न आपके इंग्लिश से ही पूछे गए थे। तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और जो सॉल्यूशन होगा वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। और जितने भी रूल्स हैं ना, ग्रामर के रूल वगैरह, वो सारे ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। सप्ताह में जो 5 दिन है यानी मंडे टू फ्राइडे जो है वो वोकैबुलरी प्रोवाइड किया जा रहा है और जो बचे हुए जो 2 दिन है सैटरडे और संडे, उसमें आपको ग्रामर के रूल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए 9792568848 पे मैसेज करके, जहाँ पे आपको ग्रामर के रूल बताए जाएंगे, आपको वोकैबुलरी दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बिना आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इजी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा तो तैयारी करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा और इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, और पहला जो है 1 से 4 तक आपको जो प्रश्न मिलने वाला है वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा। और आपने ऑप्शन देख के पहचान लिया होगा कि ये बिल्कुल फ्रेजल वर्ब है। तो 1 से 4 तक जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। जो भी यहाँ पे फिल करनी होगी, मतलब कि जो भी आपको सुटेबल मीनिंग लगेगा यहाँ पे फिट करने के लिए, पुट करने के लिए, उसे आपको पुट करनी है। तो पहला कह रहा है कि नोबडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही डैश टू डू डैश टू बी राइट। अब यहाँ पे आप खुद से करने की ज़्यादातर कोशिश करिएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ रहे होंगे ना, लेकिन आपके लिए एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेस्ट देते रहे, हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर भी करते चलिएगा। इससे आपकी खुद की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का इसका मतलब ये है कि पहले किसी ने राम पर विश्वास नहीं किया, बट वो टू बी राइट सही निकला। अब यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज होगा ना, क्योंकि निकला की बात हो रही है, क्योंकि वो सही निकला, टर्न आउट। नोबडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही टर्न आउट टू बी राइट। यहाँ पे मतलब पहले किसी ने राम पर विश्वास नहीं किया लेकिन वो सही निकला। यहाँ पे कम आउट का प्रयोग नहीं होगा, कैरिड आउट करनी हो, क्योंकि कैरिड आउट मतलब कि होना पाया जाना किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ में मतलब कि अमल में लाना, होना पाया जाना तो आपको टर्न आउट होगा। किसी चीज़ का अमल में लाना मतलब किया जाना, ये अगर होता तो आप कैरिड आउट का इस्तेमाल करके, वर्क आउट का इस्तेमाल आप किसी चीज़ के सोल्यूशन के लिए, पुट ऑन सोल्यूशन, हल निकालने के लिए करते। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वो सही निकला, इसका मतलब कि टर्न आउट टू बी राइट। नेक्स्ट है हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। आप अपनी नई नौकरी, मतलब कि आपकी जो नई नौकरी है वो कैसे चल रही है, आप अपनी नई नौकरी में कैसे चल रहे हैं। आर यू एंजॉइंग इट, क्या आप मतलब आपको क्या आनंद आ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपकी चीज़ें कैसे चल रही है। गेटिंग ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, यहाँ पे आप गेटिंग ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीपिंग ऑन नहीं करेंगे क्योंकि किसी चीज़ के रखने के लिए इस्तेमाल होगा। चल रहा है का गोइंग ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिव की बात हो रही है तो आप गेटिंग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैरी ऑन तो बिल्कुल भी नहीं, लगे रहने का तो बिल्कुल भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ जो फ्रेजल वर्ब यूज होगा वो गेटिंग ऑन होगा। हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। नेक्स्ट, वी लीव डैश अ टावर ब्लॉक, आवर अपार्टमेंट इज ऑन दी 50th फ्लोर। यहाँ कह रहा है ये कि हम एक टावर, लीव के साथ में हमेशा इन का प्रयोग होता है, लीव इन। हम एक टावर में रहते हैं, मतलब टावर वो वाला टावर नहीं जो रिलायंस टावर हो गया, आपका बिजली का टावर हो गया, वो टावर, ये बात नहीं हो। टावर ब्लॉक, हम एक टावर ब्लॉक पे रहते हैं और हमारा अपार्टमेंट जो है वो किस मंजिले पे है, 15वीं मंजिले पे है। तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, यू वेर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अपनी नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे थे और फिर आपने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। सो व्हाट, तो किस बात ने आपको,
तो किस बात ने, सो व्हाट, किस बात ने यहाँ पे मतलब आप तो करने जा रहे थे लेकिन ऐसा कोई रीज़न तो हुआ होगा जिसकी वजह से आप नहीं कर रहे होंगे, मतलब या तो आप डाउन हो गए हैं, या तो आपका इच्छा खत्म हो गई है, या फिर आप निराश हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे जो सुटेबल फ्रेजल वर्ब होगा वो आपका पुट यू ऑफ होगा, यानी कि किस बात ने आपको निराश किया। You were going to apply for the job and then you decided not to. So what put you off? Right option is option A. आगे बढ़ते हुए अगला जो आपको मिलेगा ये सिनोनिम्स मिल रहा है, यानी नियरेस्ट इन मीनिंग, जो सबसे मिलता जुलता हुआ शब्द है वो आपको चूज करना है। 5 से 8 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, यानी 3 प्रश्न आपको सिनोनिम्स मिल रहे हैं। कह रहा है कि डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू दी रूरल पोस्टिंग डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसका सिनोनिम आपको बताना है। बड़े वेतन प्रस्तावों के बावजूद डॉक्टर जो था वो क्या, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक था ग्रामीण पोस्टिंग लेने के लिए, मतलब ग्रामीण पोस्टिंग लेने से वो हिचक रहे थे, अनिच्छुक थे। तो यहाँ से मिलता जुलता हो जो शब्द है जो कि अनिच्छुक को बता रहे हैं, मतलब उसकी अलग करने का बता रहा है, तो वो आपका सेडिस्क्लाइंड होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डेली इस तरीके से क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे पढ़ने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि द अथॉरिटीज हैव reprimanded the subordinate officer for violating the protocol। कहने का इसका मतलब है कि जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अधिकारियों ने क्या किया, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उसको फटकार लगाई। तो रेप्रीमेंडेड यानी फटकार भी लगाई, तो फटकार लगाई यानी चेतना दिया होगा, उसको चिताया होगा, धमकी दिया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि धमकी से रिलेटेड है, तो एडमोनिस्ट। एडमोनिस्ट मतलब होता है चेताना, किसी को जैसे होता है मैंने उसको चिताया है कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए फिर से, तो उसके लिए आप कहेंगे एडमोनिस्ट। अगर इस तरीके के सारे सोल्यूशन करते हम लोग रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आपको फटाफट से खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मॉडल पेपर आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया गया है। बाकी आपको आंसर बताई जा रही है और जो विस्तृत सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे और आपके ग्रुप में। फॉर गांधी जी इंडियाज रिलीजियस एंड, फॉर गांधी जी कह रहा है कि गांधी जी के लिए भारत की धार्मिक और भाषाई विविधता, रिलीजियस एंड लैक्स्टिक डाइवर्सिटी वॉज एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी। जो उनकी भाषाई और धार्मिक विविधता है वो एक संपत्ति थी, दायित्व तो नहीं थी, संपत्ति था ना कि दायित्व था। तो यहाँ पे एसेट संपत्ति की, दायित्व की बात हो रही है, तो आप मिलता जुलता वर्ड कौन सा दिख रहा है इसमें से, एडवांटेज। Advantage is the right answer. Linguistic diversity was an asset. How historical he is. Historical है मतलब यानी का मतलब कि वो कितना ज़्यादा ऐतिहासिक है, भव्य है कह सकते हैं, तो ये होगा बरसक। नेक्स्ट है 9 से 12 आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन दिया हुआ है उसमें से आपको अंडरलाइन में से जो अपोजिट मीनिंग को ढूंढना है। अपोजिट यानी आपको इसमें एनोनिम्स करनी है। द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। टीचर क्या है, प्रोफाउंड मैन, तो यहाँ पे आपको प्रोफाउंड का एनोनिम्स बताना है। प्रोफाउंड का एनोनिम होता है सुपरफिशियल। ये सब चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से रट लिया होगा आप सभी ने, क्योंकि ये सब बहुत बार आपको दिया गया है ये वोकैबुलरी में। प्रोफाउंड का होगा सुपरफिशियल, मतलब वेरी ग्रेटेस्ट या वेरी ग्रेट, अर्नेस्ट, कीन विथ, शोइंग ग्रेट नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। स्कॉलरली आ जाता है, ठीक है, प्रोफाउंड मतलब। और प्रोफाउंड का ये हो गया आपका, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट मतलब कि नॉट थिंकिंग अबाउट थिंग दैट आर सीरियस या फिर दैट आर इम्पॉर्टेंट,
तो इसका मतलब सुपरफिशियल होगा, क्योंकि हमें एनोनिम्स बतानी है। जितनी भी एनोनिम्स अभी आपको मिलेंगे वो आप फटाफट देखते ही कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी वाला एनोनिम्स इसमें लिया गया है। हीज हैंड राइटिंग इज रीडेबल। रीडेबल का एनोनिम क्या होता है? रीडेबल का एनोनिम होता है इलिजिबल, पढ़ने लायक है तो नहीं पढ़ने लायक है। मोहन इज हिज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का एनोनिम्स होगा अनरिलीजिबल, अनरियलेबल। स्टेडफास्ट का अनरियलेबल होगा, ठीक है। मतलब कि स्टेडफास्ट का मतलब होता है कि बहुत ही लॉयल इंसान है, बहुत फेथफुल इंसान है, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि वो रिलायबल है ही नहीं, रिलिएबल। राधा ऑफन गोज टेम्पेस्टस वाइल डिबेटिंग। टेम्पेस्टस हो गया, वो क्या हो गया? मतलब बहुत वॉयलेंट हो जाना, उत्तेजित हो जाना। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो आपको बहुत उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विचमेंट। विचमेंट हो जाएगा, वॉयलेंट नहीं होगा, क्योंकि टेम्पर्स में भी वही होता है। तो मिलता जुलता जो शब्द है वो ये है वॉयलेंट, लेकिन यहाँ अपोजिट आपसे पूछ रहा है, विचमेंट होगा। क्या होगा? विचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। आपको एरर फाइंड करनी है, इन चारों में से कौन सा एरर है। तो पहले सेंटेंस पढ़िए। बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर्स। बिल्कुल देखिए ऐसे आपके पेपर में पूछा था ना 2021 में, जो आपका हुआ था EOAO का एग्जामिनेशन, बिल्कुल ऐसे ही बनाई गई है ये। बुद्धिज्म टीचेस दैट, नेक्स्ट है फ्रीडम डिज़ायर्स विल लीड टू एस्केप सफरिंग। तो बताइए क्या ये सेंटेंस में कोई एरर है? अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि नो एरर। तो यहाँ पे अगर आप देखें विल लीड टू एस्केप सफरिंग, तो यहाँ पे विल लीड का तो कोई मतलब ही नहीं है। विल भी आप कर सकते हैं, विल बी लीड टू, विल बी। यहाँ पे जो लीड्स है, लीड्स की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या? विल बी रिप्लेस्ड बाय लीड्स कर सकते हैं, लीड्स कर सकते हैं, ठीक है। जो लीड है यहाँ पे आप एस लगाएंगे, क्योंकि क्या है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये प्रेजेंट में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज़ होगा। तो लीड्स टू, विल का यूज़ नहीं होगा, लीड्स टू एस्केप सफरिंग। ऑप्शन तीसरा। किसने किसने तीसरा को सही बोला है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और क्या इसमें इम्प्रूव किया आपने। नेक्स्ट है दिस हार्डली वोन लिबर्टी या लिबर्टी was not to be lightly abandoned। बताइए यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि हार्डली जो लिखा हुआ है, दिस हार्डली, तो हार्डली जो है यहाँ पे गलत है, दिस हार्डली नहीं होता, दिस हार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डली एक आपका एडजेक्टिव हो गया, मतलब नहीं के। तो यहाँ पे जो मतलब हम लोग जिस एडजेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो हार्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ एफर्ट्स है, तो यहाँ पे हम हार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो एरर है वो ऑप्शन पहले में है। माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रीड अ मोर enjoyable book। My friend said he never remembered having read a more enjoyable book। कहाँ पे एरर आपको दिख रहा है? He never remembered। यहाँ पे यहाँ होगा कि remembered, never यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। ही नेवर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ही डज नॉट रिमेंबर का इस्तेमाल होगा। ही नेवर रिमेंबर्ड चीज़ गलत है, तो यहाँ पे आप डज नॉट रिमेंबर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर में एरर है। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन, इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। With a population of over 1 billion, India is second most। नहीं,
यहाँ पे है कि दी, क्योंकि यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा हैज़ बीन यूज्ड, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं दी, ठीक है। एरर होगा ऑप्शन दूसरे में आपका, क्योंकि यहाँ पे राइट होगा कि इंडिया इज़ द, ठीक है, पहले यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि आप द का इस्तेमाल पढ़े होंगे डेफिनेशन आर्ट में। यहाँ पे इंडिया इज़ द का इस्तेमाल होगा। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं 17 से 20 तक ईडियम्स, फ्रेजेस, जो कि वोकैबलरी में हम प्रोवाइड करने हैं। तो ये अगर आपने वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया होगा तो आपको अच्छे पूरे ईडियम फ्रेजेस वगैरह सब मिलेंगे, लेकिन आपको उसको अच्छे से याद करना है खुद से। और याद मतलब रटना नहीं होता, आपने 2-3 बार अगर देख भी लिया ना तो भी आपको याद हो जाएगा। टू लीव इन अ फूल्स पैराडाइज या लाइव इन अ फूल्स पैराडाइज आप कह सकते हैं इसको। टू लीव इन अ फूल्स पैराडाइज, अब यहाँ पे कुछ ऐसा फील हैप्पी हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, तो फूल्स पैराडाइज। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज। टू बी हैप्पी बिकॉज you will not accept how bad a situation really is। दूसरा नेक्स्ट है अ रोटिन एप्पल, आंसर करिए आप सभी। अ रोटिन एप्पल, यहाँ पे जो ये फ्रेज का इस्तेमाल होगा वो यूज टू रेफर टू अ मोरली करप्ट पर्सन इन अ ग्रुप रिगार्ड एज कैपेबल ऑफ हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे रोटिन एप्पल्स की बात हो रही है, वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आंसर करिए खुद से, क्योंकि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है और आपको खुद से सॉल्व करनी है। टू वोट विथ योर फीट, मतलब अपने ओपिनियन की बात हो रही है। इंडिकेट एन ओपिनियन बाय बीइंग एब्सेंट या फिर प्रेजेंट। तो वोटेड विथ देयर फीट, वोटेड विथ देयर फीट, यहाँ पे क्या हो रहा है? टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ऑप्शन होगा क्या? टू एक्सप्रेस द अ पार्टिकुलर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वर्बल डायरोए, वर्बल डायरोया, यहाँ पे जो किसी की क्वालिटी की बात हो रही है, बोलने की, ठीक है, वर्बल है। टू टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बोलना, टू टॉक टू मच। इंग्लिश कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको मिलेगा पार्ट बी में बाकी सारे ही सब्जेक्ट। पहला है नमक सत्याग्रह के संबंध में ये जो कथन है इस पे विचार करिए। ये नागरिक अवज्ञा का एक रूप था। ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। गांधी जी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में नमक सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इनमें से कौन कौन सा सही है बताइए। नमक सत्याग्रह जो था ये एक नागरिक अवज्ञा का रूप था, ये सही है। और ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे और आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी ऑप्शन तीसरा केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तब हुआ था जब भारत के सभी प्रेसिडेंसी और प्रांतों के 72 प्रतिनिधि 28 से 30 दिसंबर 1850 में 1850 तक बॉम्बे में मिले थे।
तो ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश इंडियन सिविल सेवक एलन ऑक्टावियन हुम ने कांग्रेस के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया था। लॉर्ड डफरिन ब्रिटिश अधिकारी जो कि गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे और जो एक ऐसे राज्य में रहते थे जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको रेजिडेंट बुलाया जाता था। भारतीय राज्य समिति का गठन 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ था? सर हारकोटे बटलर के हुआ था। इसको आप बटलर के नाम से याद रख सकते हैं कि 1928 में जो भारतीय राज्य समिति का गठन हुआ था वो बटलर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र जो हुआ था बॉम्बे में 1927 में, वो कांग्रेस के सलाह से राजनेताओं के द्वारा आयोजित किया गया था और रियासतों ने जिम्मेदार सरकार के विस्तार की मांग की थी। तो लॉर्ड इरविन ने बटलर के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की थी। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था, बटलर के नेतृत्व में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी प्रवृत्ति के उभार के कारण आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी थी। ऑप्शन बी है 1936 में जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने तथा किसानों और श्रमिक वर्ग से जुड़ने का आग्रह किया। तो पहला और दूसरा में कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों। चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को निम्न में से किस आधार पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देता है? बताइए। कोई राजनीतिक दल जब लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में मतदान किए गए कुल वैध वोटों में से कम 6% प्राप्त करता हो, तो यहाँ पे ये जो राज्य पार्टी की स्थिति थी उसको मतलब पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में मतलब 11 सीटों से 6% नहीं 2% सीट जीतने होंगी और 6% जो है वो मतों को प्राप्त करती थी। अगला कह रहा है कि वो किसी भी राज्य से लोकसभा के आम चुनावों में कम से कम 4 सीटें जीता हो। तो बताइए दोनों में से कौन कौन से सही हैं? दोनों ही गलत है। पहला कोई भी सही नहीं है, ना पहला सही था ना दूसरा सही था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जो है वो पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्य से लोकसभा सीटों में 2% सीटें जीतनी होगी और लोकसभा या फिर विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी जो है वो 4 राज्यों में से 6% मतों को प्राप्त करती हो और इसके अलावा ये 4 लोकसभा सीटों पर जीत पाती है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत था। बिना प्रतिनिधि के कोई कर नहीं, इसका लोकप्रिय नारा कब दिया गया था? कि बिना प्रतिनिधि के कोई कर नहीं, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया हुआ है आपके अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के समय दिया गया था ये नारा। ये जो वाक्यांश है जिसके लिए जेम्स ओटिस जिम्मेदार थे, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा कर लगाए जाने पर अमेरिकी उपनिवेशवाद की जो नाराजगी थी उसको दर्शाता है, जिस पर कि उन्होंने कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना था और वो अमेरिकी क्रांति में पहले ब्रिटिश विरोधी नारा बन गया, जो कि पूरी तरह से प्रतिनिधित्व के बिना कराधान अत्याचार है। तो ये नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय दिया गया। नेक्स्ट, भारत में संघ कार्यकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? संघ कार्यकारी के बारे में भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोगों के सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 20% से अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्री की कुल संख्या लोकसभा की कुल शक्ति का 15%, ठीक है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ 20% दिया है, ये गलत है। ठीक है।
विभिन्न मंत्रियों का पद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? नहीं, ये प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बाकी जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। केवल संसद भवन के एक सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, सारे ही गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? भारत का संविधान संपत्ति के अधिकार को। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और किसमें इसको जोड़ दिया? भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) के उपखंड F और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके अनुच्छेद 300(a) के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के लिए कीमत लोच की मात्रा निर्धारण कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, इस आधार पर कि वस्तु कितनी मात्रा में आवश्यक या विलासितापूर्ण है। ऑप्शन बी, इस आधार पर कि किस सीमा तक वस्तु का विकल्प उपलब्ध है। ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि की दर के आधार पर। और ऑप्शन डी, उपभोक्ता बजट में वस्तुओं के सापेक्ष महत्व के आधार पर। इसमें से कौन कौन सा सही है? इस आधार पर कि वस्तु कितनी मात्रा में आवश्यक या विलासितापूर्ण है, सही है। इस आधार पर कि किसी सीमा तक वस्तु का विकल्प उपलब्ध हो, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि की दर के आधार पर, ये सही है। तीनों ही कीमत लोच की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 से क्या संबंधित है? 368 से क्या संबंधित है? संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां हैं, वित्तीय आपातकाल के लिए संबंधित है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, या फिर भारत संघ की आधिकारिक भाषा। तो आप कहेंगे संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति प्रदान करता है। संविधान के भाग जो 20 है में अनुच्छेद 368 है जो कि संविधान की शक्तियों और संविधान में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित होता है। हालांकि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकता है जो कि संविधान की मूल संरचना बनाती है। ये केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्लेख किया था। कब किया था? 1973 में। कौन सी समिति, कौन सा मामला है? तो आप ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती के मामला। अब आपको मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। तो मैथ्स आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कराए जाएंगे, वो आपको खुद से ही सॉल्व करना है और आंसर करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बताती जाऊँगी, क्योंकि मैथ्स जो है वो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इस तरीके से नहीं कराई जा सकती है। मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन दिखाऊं और आप उसको सॉल्व करें और फिर मेरे बताए अनुसार आंसर लगा करके आप खुद को जांचें कि क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो पहला ये क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अपनी इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर के एक द्रव्य में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। तो अपने ग्रुप में मैं प्रोवाइड जो कर रही हूँ वो मैं कॉन्सेप्ट ऐसा दे रही हूँ आपको हर तरीके के क्वेश्चन का, ताकि आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो आपतन कोण है वो 60 डिग्री का है और अपवर्तन कोण में 50 डिग्री को निकाल देंगे, यानी 60 में से 15 को निकाल देंगे तो 15 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो विरल माध्यम है, आपको याद होगा ये रूल कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रवेश कर रही हो उसके लिए जो है क्या होगा, अभिलंब की ओर वो झुक जाएगी। इसका मतलब जो अपवर्तनांक होगा यहाँ पे आप, क्योंकि इस तरीके का आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है,
जिसमें कि मान लीजिए ये आपका क्या है 60 डिग्री का है, और वायु और द्रव्य की बात कर रहे हैं, ये वायु है, यहाँ पे आपका द्रव्य है। बोल रहा है कि प्रकाश की किरण वायु से होकर के एक द्रव्य में गुजरती है, वायु से होकर के क्या करती है, द्रव्य में गुजरती है। तो फिर 15 डिग्री से वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। 15 डिग्री से वो विचलित हो गई। तो यानी कि 15 से डिग्री विचलित हो गए तो 16 में से 50 निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। ये आपका आपतित कोण है और ये जो है ये आपका अपवर्तित कोण है। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, sin t अपॉन sin r करके। तो यह sin t यानी कि ये आपका 60 डिग्री है और ये sin जो r है वो आपका 45 डिग्री है। 60 डिग्री और 45 डिग्री। आप जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान √13/2 होता है और sin 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है। तो ये जो आपका इसको सॉल्व करेंगे आप √2 इंटू ये ऊपर नीचे होगा तो ये 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आप नहीं सॉरी ये 1 ऊपर जाएगा ना, 1/2। तो ये आपका बच जाएगा √2/2, यानी राइट आंसर होगा √3/2। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कथन, रामसर सम्मेलन औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और ये तारीख अब विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये 2 फरवरी 1971 को तो ईरान के रामसर में हुआ था इस पर हस्ताक्षर, और उस तारीख में अब हम विश्व भर में जो है वेटलैंड दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। तो ये जो था ये संधि कानूनी बाध्यकारी संधि है और ये संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को सम्मेलनों का हिस्सा है। संधि जो है वो बाध्यकारी संधि तो नहीं है, लेकिन जो है ये संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को सम्मेलन का हिस्सा भी नहीं है। इसका मतलब कि तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा वाला सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, फॉर्मूला रिलेटेड ज़रूर केमिस्ट्री को आप याद करें। ये सारे आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से किस यौगिक में Mn की मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है। इसमें से किसके मैग्नीशियम में जो है कि ऑक्सीकरण की संख्या का मान सर्वाधिक होगा। MnO2 में आपका मैग्नीज का ऑक्सीकरण होता है 0, तो ये आपका MnO3 में हो जाएगा ऑक्सीकरण की संख्या 3। x मान के इसको कर सकते हैं आप। किस तरीके से करेंगे इसको, एक तो आपका जो MnO2 होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की बात हो रहा है मैग्नीशियम में, यानी MnO2 पे करेंगे। तो MnO2 में जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी, अगर आप x मान लेंगे तो x + 2 और ब्रैकेट में -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका 4 आ गया। तो Mn2O4 अगर आप निकालेंगे मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या में, मतलब सारे को आप इस तरीके से -2 वैल्यू पुट करके आपको रखनी है। उसके बाद आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे सही जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण की संख्या सर्वाधिक किसमें होगी, K2MnO4 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अगर आप SO4 में रखेंगे -2 की वैल्यू, यानी x प्लस और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इस पे है। नेक्स्ट, गोइटर किसकी कमी के कारण होता है। गोइटर यानी आप समझ रहे हैं ना, थायराइड ग्रंथि, जो घेंघा जिसको आप कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। सागरमाला परियोजना के लिए निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है। सागरमाला परियोजना के लिए
नौवहन मंत्रालय होता है। सागरमाला परियोजना जो है, सागरमाला परियोजना, ये भारत के तट के चारों ओर बंदरगाहों की एक स्ट्रिंग विकसित करना चाहता है। तो भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इस पहल का, परियोजना का। और ये जो पहल है इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट, एक जलीय घोल का OH नेगेटिव सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है, तो घोल का pH मान कितना होगा? 10 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर यानी लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है? लाइट पेन में। नेक्स्ट, भारत में एकल हस्तांतरणीय वोट सिस्टम के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए अपनाया जाता है। क्या क्या अपनाया जाता है? इसमें 2 प्रकार के आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली और सूची प्रणाली। तो भारत में राज्यसभा और आपका राज्य विधायी परिषद, ठीक है, राज्यसभा, राज्य विधायी परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए करने के लिए उसको अपनाया जाता है। तो आपका ये इसमें सभी है, सही है सारे ऑप्शन। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण यानी डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज का। अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यूवी किरणों के लिए हानिकारक प्रभाव है? कौन सा है? डीएनए में बदलाव, त्वचा कैंसर, बर्फ अंधापन। तो यूवी जो है उसमें कम तरंग लंबाई की यूवी विकिरण जो है लगभग पूरी तरह से क्या होती है? पार्श्विक के वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। तो ये देखते हुए कि ओजोन परत बरकरार है या फिर नहीं। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट डीएनए को नुकसान पहुंचाता है तो उत्परिवर्तन के कारण वो बन सकता है, तो त्वचा कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो आपका इसमें से सारे ही सही हैं, डीएनए में बदलाव, त्वचा कैंसर और बर्फ अंधापन। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन, I फॉर इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कृषि जल संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं मदद कर सकती है? भूमि के कम या शून्य खेती कर सकती है। क्षेत्र को सिंचित करने से पहले जिप्सम लागू करना होगा, ये भी सही है। क्षेत्र में रहने के लिए फसल अवशेष की अनुमति, ये भी सही है। तो आंसर आपका होगा कि सारे ही सही हैं। नेक्स्ट, रूटनिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ये किसका उदाहरण है? तो आप जानते हैं कि जो रूटनिंग क्रॉपिंग पैटर्न है वो मिश्रित फसल पैटर्न का एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये मिश्रित फसल का होगा, आपको दिख गया। जो आपका रूनिंग फसल होता है उसका कटाई एक तारीख, उसका जो मतलब रूनिंग फसल जो है वो कटाई का एक तरीका होता है, रूनिंग फसल। लेकिन इसमें आपका जो स्टबल क्रॉपिंग हो गया, री कटाई हो गया, वो दूसरी फसल के रूप में उसका जाना जाता है। लेकिन ये
जो रूटिंग क्रॉपिंग पैटर्न है वो मिश्रित फसल होता है। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं हुआ है? देखिए, जो नहीं हुआ है वो आपको बतानी है। सारे देख लीजिए पहले। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वंदूर के पास में भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। जो इसमें से नहीं मैच्ड है वो आपका चौथा वाला नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अंडमान द्वीप समूह पर वंदूर के पास में है, वंटूर के पास में। बाकी आपका मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, नोक क्रीक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, गहिरमाथा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है? मुद्रास्फीति से बताइए। लोगों का जीवन स्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, एक राज्य के मुख्य सचिव को एक निश्चित कार्यकाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो बताइए, मुख्य सचिव का पद राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सिविल सेवाओं में आयोजित सबसे वरिष्ठ पद होता है ये मुख्य सचिव का पद। और मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं, IAS के, और शीर्ष ग्रेड के रूप में वर्गीकृत होते हैं। तो मुख्य सचिवों को राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है और राज्य के राज्यपाल के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो इसमें से तो ना ही पहला होगा और ना ही दूसरा वाला सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी समिति नहीं है? आंसर करिए। रेलवे कन्वेंशन कमेटी स्थायी समिति नहीं है। दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, स्थायी और अस्थायी। आप जानते हैं, स्थायी समिति स्थायी रहती है, जबकि जो एक कार्यकाल पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती है ये। और कुल इसमें 26 स्थायी समितियां हैं। ठीक है, तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी स्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति है, नैतिक समिति है, व्यापार सलाहकार समिति है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आप देख रहे हैं कितने सारे स्टेटमेंट वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी कवर होते चले साथ में। वस्तु का कोण हमेशा प्रतिबिंब के कोण के बराबर होता है। घटनाओं के बिंदु पर पड़ने वाले सामान्य और परिलक्षित किरण सभी एक सीध में होते हैं। तो बताइए कि इसमें प्रतिबिंब का कौन सा कानून शामिल है? प्रतिबिंब का कौन सा कानून शामिल है? दोनों ही सही है, दोनों ही शामिल है। वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा सही है बताइए। वित्तीय आपातकाल एक बार में केवल 3 वर्षों तक अधिकतम रह सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला एक प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। संसदीय अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की सामान्य घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल को निरस्त कर दिया जाता है। कौन सा सही है? तो आप कहेंगे इसमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि एक बार जब वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो ये अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। इसकी निरंतरता के लिए कोई भी दोहराया गया प्रस्ताव आवश्यक नहीं होता है। कोई भी सदन वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। केवल राष्ट्रपति की सामान्य घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल को ही निरस्त किया जा सकता है। बाकी आपकी ये जो अनुवर्ती संसद की मंजूरी की, इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही वर्णन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का जीवों और उनके पर्यावरण की व्यवस्था। खाद्य वेव क्या है? खाद्य वेव लगातार श्रृंखला वाले खाद्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने विकसित किया है? बैलिस्टिक मिसाइल को वर्नर वॉन ब्रॉन ने विकसित किया है। शिक्षा इनमें से किनसे संबंधित है? समवर्ती सूची में आता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था, तो ये आप जानते ही होंगे 1969 को। वो मिट्टी जो कि लंबी घास प्रेयरी वनस्पति के नीचे उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको चेनोजम मिट्टी कहते हैं, जो कि आपकी लंबी घास प्रेयरी वनस्पति के नीचे होते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात किस प्रकार का उपाय है, उत्पादन की प्रति इकाई निवेश की पूंजी की राशि है। मोह असंतुलन या असंबद्धता किसे अलग करता है, मोह विघटन कह सकते हैं इसको, मोह विघटन क्रस्ट और मेटल। तो आपने देखा इसमें आपको ज्योग्राफी में मिल रहा है, यानी एपीएफसी और ईओएओ दोनों के अनुसार बनाई गई है इसको। कार्टेल का एक रूप है कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कोल्यूसिव कार्टेल यानी कोल्यूसिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करने वाली वनस्पति के साथ में सम्मिलित है। केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करने वाली वनस्पति के साथ में सम्मिलित है। गन्ना का उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, रुपए परिवर्तनशीलता का अर्थ उस प्रणाली से होता है जहां पे विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न के बिना रुपए की किसी भी राशि को किसी भी अन्य मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि रुपए का रूपांतरण अन्य मुद्राओं और इसके विपरीत में स्वतंत्र रूप से करने की इजाज़त दी जाती है। निम्नलिखित में से किस पादप ऊतक में बृहत वायु अवकाश होते हैं, वायु तक में होते हैं, विशाल वायु स्थान होते हैं इसमें पौधों के। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है, अनुमान समिति। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, इसमें से रासायनिक परिवर्तन किसका किससे हुआ है, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। सॉरी, इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्लिस्टराइजेशन, बर्फ का पिघलना और दूध का खट्टा होना, इनमें से पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थों में, मतलब नए पदार्थों के गठन में रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या परिणाम होते हैं। दूध का खट्टापन, मतलब दूध के खपत को रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इसका जो परिणाम निकलता है वो खट्टे स्वाद वाले लैक्टिक एसिड निकलने के लिए होता है, तो इसे उलट नहीं किया जा सकता है। तो आपके यहाँ पूछा गया है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दूध का खट्टापन नहीं है, बाकी आपका सोडियम का क्रिस्टलाइजेशन है, बर्फ का पिघलना है। तो सिर्फ दूध का खट्टा होना इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बर्फ का पिघलना नहीं है, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों यानी IUCN के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित रेड बुक्स की सूचियां हैं। ये आपका संकटग्रस्त पौधों और पशु प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त कूट बतानी है आपको, तो चलिए इसमें इसका मतलब और भी आंसर होंगे, इससे और भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। और कोई नहीं है, बस यही वाला है, केवल दूसरा वाला। तो ये था आपका 68 क्वेश्चन। 67 भी देख लीजिए। फ्लोरा के संरक्षण हेतु इन सीटू विधि के लिए, सीटू विधि जो होता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
नहीं है इसमें से। बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, तो इसमें से आपका वनस्पति उद्यान नहीं है। बाकी बायोस्फीयर है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का सदस्य इसमें से ब्रुनेई नहीं है, नेपाल है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? कोलंबिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चेहरा आवरण यानी बुर्का और नकाब को अपराध बताता है? अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है, आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कि वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क कई अन्य यूरोपीय देशों में शामिल है जिन्होंने कि चेहरे को ढकने वाले वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है और जिनमें कि इस्लामी लिबास जैसे नकाब और बुर्का भी शामिल है। तो बुर्का पहनना जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के पूरे चेहरे को कवर कर दिया जाता है, या फिर नकाब जिसमें केवल आंखें ही दिखाई देती हैं, इसके लिए सार्वजनिक रूप से 1000 क्रोनर का जुर्माना लगाया जाएगा अगर जिसका नहीं होगा मतलब पहनेगा। तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बेल्जियम में ये ही समान कानून लागू है। तो वो जो देश है वो डेनमार्क है जहाँ पे बुर्का और नकाब को अपराध बताता है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे खेला जाएगा? मणिपुर में। राष्ट्रपति ने इम्फाल में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश के लिए सहमति दिया था। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए टोटल आपके 325.90 एकड़ ज़मीन जो है वो कोटू के पश्चिम इम्फाल ज़िले में मणिपुर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पे ये मणिपुर होगा आंसर। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन देख लीजिए सारे। ये योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी। इसमें भाग 9 क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान भी शामिल होंगे जहाँ पे पंचायत मौजूद नहीं होगा। तो कौन कौन से सही होंगे इसमें से? पहला और दूसरा दोनों। लोसर कहाँ का प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध त्यौहार है? लोसर जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध त्यौहार है और ये जो है लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है और ये कब आता है? दिसंबर में आता है। ठीक है। लोसर नए साल के लिए तिब्बती शब्द है, पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। लोसर जो है वो नए साल के लिए एक तिब्बती शब्द है। इसे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है जम्मू कश्मीर के लिए। लद्दाख में ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक उत्सव होता है। स्थानीय स्व सरकार को एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। क्या समझाया जा सकता है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की जड़ सशक्तिकरण स्थानीय स्व सरकार के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी सहित छुट्टी के संबंध में ये जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए। मजदूरी के तहत छुट्टी से संबंधित ऑप्शन ए है, प्रत्येक कामगार जिसने कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 240 से अधिक दिवस कार्य किया हो इसके लिए हकदार होगा। इसके तहत प्रत्येक वयस्क को पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा निष्पादित कार्य के प्रत्येक 20 दिन के लिए एक दिन सवेतन अवकाश देय होगा। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा मजदूरी में छुट्टी के तहत है? 1948 जो अधिनियम है कारखाना अधिनियम उसके तहत मजदूरी सहित छुट्टी भी। दोनों ही गलत है।
क्योंकि प्रत्येक जो कामगार है, ऑप्शन ए के था अगर आपको बताई जाए, तो प्रत्येक कामगार जिसने कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 240 अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि में कार्य कर लिया हो तो उसे तदंतर कैलेंडर वर्ष के दौरान निम्न दर के अनुसार परिकलित दिनों की संख्या के लिए मजदूरी सहित छुट्टी की अनुमति होगी। इसमें आपकी, और यदि वयस्क है तो पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा निष्पादित कार्य के प्रत्येक 20 दिन के लिए 1 दिन, और यदि बालक है तो पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा निष्पादित कार्य के प्रत्येक 15 दिन के लिए 1 दिन होगा। और महिला कामगार के मामले में ये 12 सप्ताह से अधिक कितने ही दिनों की मातृत्व छुट्टी हो सकती है। तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत किसी कर्मचारी की भाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर्मचारी की भाषा में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत? पहला है किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कुशल कामगार, दूसरा है भारतीय सेना के जवान, तीसरा है किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत अकुशल कामगार, और चौथा है किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत वैसे कामगार जिनकी वेतन 21,000 रुपये कम हो। तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारतीय सेना के जवान। कर्मचारी की भाषा के अंतर्गत भारतीय सेना के जवान जो है वो शामिल नहीं होते हैं। भारतीय सेना यानी कि आपके जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इस तरह नियोजित कोई भी व्यक्ति जिसकी मासिक मजदूरी यानी कि अतिकाल के लिए मजदूरी को छोड़ करके बाकी जो मासिक मजदूरी है वो केंद्रीय सरकार की द्वारा विहित मजदूरी से अधिक हो, वो लोग नहीं। पहले ये विदित मजदूरी 16,000 रुपये थी, 1600 रुपये थी, लेकिन अब जो है ये 1 जनवरी 2017 से कवरेज में वेतन की सीमा जो है वो 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ कर के अब कितनी हो गई है? 21,000 रुपये प्रति माह हो गई है। ठीक है, तो इसमें से आपके किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कुशल कामगार होते हैं, किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत अकुशल कामगार भी होते हैं, और कार्यरत वैसे कामगार जिनकी वेतन 21,000 रुपये से कम हो वो भी होते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान नहीं होते हैं। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 के संबंध में ये जो कथन है इस पे आपको विचार करनी है। पहला है, ये अधिनियम संगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों का संरक्षण देने के लिए लागू किया गया था। दूसरा है, ये अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों के न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान के लिए होता है। तो आपका जवाब होगा कि पहला तो गलत है, लेकिन हाँ दूसरा वाला जो है न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 के संबंध में सही है। ये जो अधिनियम है 1948 न्यूनतम पारिश्रमिक, ये इसका अधिनियम कामगारों के हितों का संरक्षण के लिए अधिकांशतः असंगठित क्षेत्रों में कुछ विनिर्दिष्ट रोजगारों में न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था करने के लिए लागू किया गया था। और ये मालिकों को और अपने कामगारों को समय समय पर अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के तहत शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में विचार करिए। पहला है, इसका गठन 20 या उससे अधिक संख्या में कार्यरत प्रत्येक औद्योगिक में प्रतिष्ठान व्यक्तिगत शिकायतों के निपटारा के लिए किया जाता है। दूसरा है, इसमें नियोक्ता और कामगार के सदस्य बराबर संख्या में शामिल हों। तो दोनों ही सही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के तहत शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जो ये पहला और दूसरा है ये दोनों सही है। 20 या उससे अधिक संख्या में कार्यरत प्रत्येक औद्योगिक में प्रतिष्ठान व्यक्तिगत शिकायतों के उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक या एक से अधिक शिकायत निवारण कमेटी की होगी, और शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगार के सदस्य बराबर संख्या में शामिल होंगे।
शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष जो है वो हर साल वैकल्पिक रूप से रोटेशन के आधार पर नियोक्ता और कामगार के बीच में से चयन किया जाएगा। तो शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और इसके अंतर्गत बनी योजनाओं इसके अंतर्गत जो बनी योजनाएं हैं उसके प्रशासन के लिए बनाया गया केंद्रीय न्यासी बोर्ड में कौन शामिल होते हैं? सरकार शामिल होता है, केंद्र और राज्य दोनों, नियोक्ता प्रतिनिधि, कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। श्रम संघ अधिनियम 1926 संघों का पंजीकरण किसके द्वारा नियुक्त पंजीयक के द्वारा किया जाता है? तो ये संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य के द्वारा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के तहत आता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारत द्वारा अपनाए गए प्रमुख अभिसमय के संदर्भ में ये कथन जो है उस पर विचार करिए। पहला है 1919 में पारित स्त्रियों और किशोरों में से रात्रि के समय काम ना कराने से संबंधित अभिसमय भारत ने 1921 में अपनाया। 1921 में पारित साप्ताहिक अवकाश से संबंधित अभिसमय भारत ने 1923 में अपनाया। तो इसमें आपका ये दोनों ही सही है। उपादान से संबंधित उपादान भुगतान संशोधन विधेयक 2018 के संबंध में विचार करिए। पहला है विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपादान ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान। इस विधेयक में श्रम मंत्रालय ने कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है। तो इसमें आपका ये तो गलत है, लेकिन हाँ पहला वाला सही है कि विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है। ये 2018 को 21 मार्च को संसद में मंजूरी मिल गई थी इसको, ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान संशोधन विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है और इस विधेयक के आने से पहले ही 1 जनवरी को 2016 में से 20 लाख रुपए तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। मतलब जो 1 जनवरी 2016 से इस विधेयक के आने से पहले 1 जनवरी 2016 से 20 लाख रुपए तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे और इससे पहले ये सीमा जो थी वो 10 लाख रुपए थी। तो आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है कि 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। खान अधिनियम 1952 के अनुसार शब्द खान की परिभाषा के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया? खान अधिनियम 1952 के में आपका कोयला, लौह धातु जो होते हैं और तेल खानों में सुरक्षा और कामगार के कल्याण से संबंधित उपायों के लिए प्रावधान निहित होता है। तो यहाँ शब्द जो है इसके अनुसार जिसको परिभाषित किया शामिल किया गया है वो है रैट खनन। इस अधिनियम के अनुसार शब्द खान का अर्थ कोई भी खुदाई जहाँ पे खनिज की खोज या फिर प्राप्त करने का कोई कार्य किया गया है या फिर किया जा रहा हो, उसमें सभी बोरिंग, बोरहोल्स, तेल के कुएं और उपसाधन, कच्ची अनुकूल संयंत्र, शाफ्ट आपका हो गया, खुली खदान का कार्य, इस तरीके की यानो मशीनरी, जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब शामिल किए जाते हैं, जो कि निकट में हो या फिर खनन क्षेत्र में हो, वो सारे शामिल किए जाते हैं। तो रैट खनन होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन धन पेंशन योजना के संबंध में विचार करिए। पहला है कि ये योजना निश्चित अंशदान पर आधारित है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ 55 रुपये प्रति माह का अंश करना होगा। तो ये दोनों सही है।
नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र के कामगारों सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ पहुंचाने की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा है कामगारों को चिन्हित करने की समस्या। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? नई श्रृंखला तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? तो ये आपका विनिर्माण को, भवन निर्माण को, व्यापार, परिवहन, इन सभी को शामिल किया गया है। टोटल मतलब 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, विनिर्माण, भवन निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्टोरेंट। और 10 या फिर अधिक कामगार वाले जो बीपीओ है, आईटी, उसको भी शामिल करके गैर कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बड़े प्रखंड में लगातार तिमाहियों में रोजगार की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन मापने के उद्देश्य के साथ साथ क्षेत्र का विस्तार करके श्रम ब्यूरो QES नई श्रृंखला की शुरुआत की जाएगी। तो अभी तक जो है एनएस से संबंधित 7 रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। भारत में पेशेवर वेतन सर्वेक्षण यानी OWS किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भारतीय श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह योजना सूक्ष्म इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्त पोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके तहत किसी लाभार्थी को अधिकतम 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये 5 लाख वाला तो गलत है, लेकिन हाँ पहला सही है कि ये योजना सूक्ष्म इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त पोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये जो है इसमें शिशु के लिए 50,000 तक के ऋण के लिए है, किशोर के लिए 50,000 से अधिक है और 5 लाख तक के ऋण के लिए है, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण के लिए है ये योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के लिए बनाया गया था? शॉप स्तर कमेटी, विभागीय कमेटी, कारखाना स्तर कमेटी, ये सभी बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1907 में भारतीय श्रमिक समिति का अध्यक्ष था? मारिसन। 1907 में श्रमिक समिति मारिसन की अध्यक्षता से की गई थी। अध्यक्षता में भारत में मजदूरी वर्ग की प्रथम राजनीतिक हड़ताल कब हुई थी? तो ये हड़ताल 1908 में लोकमान्य तिलक के गिरफ्तार होने के विरोध में हुआ था। कामगार हितवर्धक सभा के संदर्भ में विचार करिए। पहला है कि इसका गठन 1909 में बंबई में VR नरे S.K. बोले आदि के नेतृत्व में हुआ था। इसने कामगार समाचार नामक पत्रा भी प्रकाशित किया था। तो इसमें आपका दोनों ही जो है सही है। समाज सेवा संघ का गठन किसके द्वारा हुआ था? N. मोतीवाला के द्वारा। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। इसके बाद अब जो रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न आएंगे उससे आप खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे बहुत लंबा हो जाएगा और भी वीडियो। तो आप देख लीजिए कि M प्रारंभिक स्टॉक है, N जो है वो क्रय है, O अंतिम स्टॉक है, P इक्वल टू विक्रय माल की लागत है। अच्छा, ये समीकरण है, तो आप सॉरी ये इक्वेशन है, बहुत सिंपल है ये इक्वेशन। आपसे बोल रहा है कि M, मान लीजिए M का मतलब वो प्रारंभिक स्टॉक है, N क्रय, ये इक्वेशन है जो पूछा जाता है और बहुत इजी होता है। प्रारंभिक रहतिया आपको मैंने इक्वेशन पिछली बार भी पढ़ाया था और आपको ग्रुप में इक्वेशन दे दिया जाएगा। प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय होता है और उसमें से अंतिम रहतिया को निकाल दिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो बराबर होगा विक्रय में से माल की लागत को निकाल देंगे। तो यानी M माइनस O इक्वल टू P माइनस N। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये प्रश्न देखिए और इसको पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रश्न आप देखिए ऐसे ही प्रश्न से आपका सामना होने वाला है EOA और APFC एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए इसलिए आ रहा है ताकि आप इसको देखें और खुद से सॉल्व करें। तो इसमें जो उत्तर होगा वो आपका 1000 होगा। ठीक है, नहीं कुल विक्रय है ना, 0 आएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे
5,000 जो है वो प्रारंभिक शेष है और बाकी जो देनदार का प्रावधान भी वो 5,000 करना है। तो वर्ष के जो लाभ हानि खाते हैं वो इस संबंध में डेबिट की जाने वाली राशि होगी। तो राशि कितनी होगी? वो 0 ही तो होगी। जिसने 0 आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए और पॉज करिए और सॉल्व करिए। इसमें आंसर होगा 8%। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए। इसमें रेशियो पूछ रहा है 7:2:3 आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये इसमें कोई भी लाभ या फिर हानि शायद क्यों, हाँ कोई लाभ हानि नहीं होगी इसमें। अब यहाँ पे एक कंपनी अपनी फैक्ट्री के नवीन भवन के निर्माण के बाद उसमें स्थानांतरित हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान पुराने ढांचे को गिराने में 20,000 रुपये और पुराने स्टॉक को स्थानांतरित करने में 2,000 रुपये व्यय हुए हैं। तो ये व्यय आपको बताना है कि किस प्रकार वर्गीकृत आप करेंगे। ये व्यय जो है वो आपका पूंजीकृत व्यय होगा, पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जो कि स्थायी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और जिनमें एक से अधिक लेखा वर्ष तक आय सृजन में सहायता मिलती है। तो पूंजी व्यय में जो शामिल होता है वो होता है पुराना संपत्तियों को कार्य योग बनाने के लिए किया गया व्यय, स्थायी संपत्तियों की स्थापना में व्यय, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ख्याति, ये सारी चीज़ों का व्यय होता है शामिल। तो सारे ही व्यय जो है वो स्थायी प्रकृति और दीर्घकालीन अवधि से संबंधित होते हैं। तो आर्थिक चिट्ठे में ये संपत्ति पक्ष की ओर दिखाए जाते हैं। तो ये कौन सा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। अब इस प्रश्न को देखिए और सॉल्व करिए। इसमें आपका 2,63,800 रुपये होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? 0 और 1। 3 गोले जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, इसको पिघला करके एक नया गोला बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान हो जाए। तो आप बताइए कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। पॉज करिए, सॉल्व करिए। इसमें 12,500 होगा। पॉज करते जाइए, आप सॉल्व करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके प्रश्न, अब आपके जो है कि रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपका रीजनिंग का ये वाला प्रश्न है जिसमें कि आप एक गोलार्ध बनाने वाले हैं इस तरीके से, और आपसे कह रहा है कि जो गोलार्ध है वो ABCDEF और G और H है। एक वृत्त बनानी है जिसमें गिर्द के चारों ओर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुँह करके, जिसमें कि जो है B G के बीच में बैठा हुआ है, मालूम नहीं है कि वो कहाँ बैठा है। B तथा G जो है, अच्छा B और G के बीच में D बैठा हुआ है, A और H के बीच में F बैठा हुआ है, A के दाएं दूसरे स्थान पर A बैठा है, तो A का स्थान आपको बतानी है। B और G क्लियर नहीं है तो आप मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, और इसके बीच में D बोला था तो B G या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे होगा, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं बताया गया है। H बोल रहा है कि A और H के बीच में F बैठा हुआ है, तो F यहाँ है तो यहाँ पे H हो जाएगा आपका। A तथा H के बीच में F बैठा हुआ है, हो गया ये कंप्लीट आपका, और C जो है वो यहाँ हो गया। तो अब बताइए क्या होगा? A का स्थान F के दाईं तरफ है।
यहाँ पहला और दूसरा निष्कर्ष कथन है और निष्कर्ष है वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में शामिल है। अच्छा, तो आप बताइए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है या फिर वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है। तो आप कहेंगे केवल प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये सही है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है, लेकिन वहाँ तो क्लियर नहीं हुआ। अब बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, और पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ये अगला है, दर्पण देख लीजिए। इस आकृति में बताइए कि इस आकृति से कौन सा अगर मिरर में देखेंगे तो कौन सा बनेगा। ये 2 है जो उल्टा हो जाएगा, 3, सारे पोजीशन वही रहेंगे, बस ये उल्टे फेस में हो जाएगा। बहुत इजी होता है दर्पण वाले प्रश्न, चीज़ें वही रहेंगी, बस उल्टा हो जाता है उसका। ये आरेख है जिसमें आपसे कह रहा है कि त्यौहार, ईद, दुर्गा पूजा और दीपावली, सबसे तो सारी चीज़ें क्या हैं, एक ये त्यौहार है। त्यौहार क्या होता है, त्यौहार में आपके ईद भी आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, ईद भी आ गया, दीपावली भी आ गया, सारे तो त्यौहार ही हैं। तो बताइए कौन सा इसमें सही है, तीसरा वाला सही है। तो ये था आपका 120 प्रश्न जो कि ईओ और एपीएफसी के मॉडल पेपर थे, और ऐसे ही हम लोग सारे मॉडल पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप पढ़ने के बाद अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो एक अलग ही आपको अनुभव महसूस हो रहा होगा, हम सारे प्रश्न कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे और हमें किस पे काम करनी है।